अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हम डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान से आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं रमज़ान स्पेशल फॉर डायबिटिक्स। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीद शहजाद। MBBS हैं, FCPS हैं और हमारे जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत पॉपुलर हैं। अब मुझे ये पता नहीं है कि अपने जो है अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से या अखलाक की वजह से या अपनी कॉम्पिटेंस की वजह से पेशेंट्स में इतने मकबूल कैसे हैं। डॉक्टर साहब, इस पर रोशनी डालें कि पेशेंट्स में और हमारे स्टाफ में आप इतने पॉपुलर कैसे हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम सर। ये है कि सर आप इस मोहब्बत है लोगों की कि वो मुझे पसंद करते हैं और मेरे साथ उनका अच्छा इंटरेक्शन है। इसमें आप कम्बिनेशन देख लें कि सारी चीज़ों का हो सकता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छा हो सकता है, फिर कॉम्पिटेंस लेवल तो लोग बता सकते हैं, उसके बारे में मैं ख़ुद कहूँगा तो जो है वो नाइंसाफ़ी सी होगी कॉम्पिटेंस के साथ, ख़ुद कहना भी नहीं चाहिए। तो लोगों के साथ अच्छा इखलाक भी रखना चाहिए क्योंकि एक अच्छे क्लिनिशियन, एक अच्छे फिजिशियन और बीइंग डॉक्टर कम्युनिटी अपने आप को रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप अपने इखलाक से ही कर सकते हैं ताकि लोग इम्प्रेस भी हों। इट्स वर्क्स फॉर बोथ रीजंस। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है, लोगों के दरमियान आप जो है वो अच्छे पॉपुलर भी होते हैं और लोगों के दिलों से आपके लिए दुआएं भी निकलती हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। डॉक्टर साहब, यहाँ पे 71 जेल रोड लाहौर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची में भी काम कर रहा है और अनकरीब इंशाल्लाह इस्लामाबाद में 17 मील पे बनीगाला के करीब भी काम करना शुरू कर देगा और मरी भी। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में मैं ये चाहूँगा कि आप जो ज़ियाबीतस का और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने का आपस में एक ताल्लुक़ है, वो यानी आप जानते हैं कि दुनिया भर में मुसलमान चाहते हैं कि रोज़े रखें, अल्लाह ताला उनको सवाब दे। उनमें अब ज़ाहिर मुसलमानों में डायबिटिक्स भी हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इस कनेक्शन को कैसे देखते हैं। पूरी दुनिया में जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और उसमें आलमोस्ट जो स्टडी पब्लिश हुई उसमें 148 मिलियंस मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड दे आर डायबिटिक्स and it's almost constitute the 50% of the people, almost close to the 50% of the people they have diabetes। और जो 2040 की स्टडी है उनकी जो है कहते हैं कि जिसमें वो अंदाज़ा लगाते हैं, वो कहते हैं इट विल बी इंक्रीज अराउंड मोर देन 400 मिलियन पीपल मुस्लिम्स दे विल बी इन डायबिटिक्स। वर्ल्ड में वैसे भी क्योंकि 415 मिलियन पीपल दे आर डायबिटिक्स, इन 2040 दे विल बी 615 और 650 अराउंड मिलियन पीपल विद डायबिटीज़। बढ़ती जा रही है और हमारे जो एरियाज़ हैं जो मुस्लिम्स हैं स्पेशली इन एरियाज़ के अंदर बढ़ती जा रही फॉर अननोन रीजंस कि डायबिटीज़ शायद वो हो सकता है हमारी लाइफस्टाइल इस तरह का है, फिर लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें, हमारी डाइट की जो मॉडिफिकेशंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, फिर स्ट्रेस लेवल, फिर पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें जो है दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स इन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़। और ये है कि क्योंकि रमज़ान मुबारक बहुत मुबारक महीना है, तमाम दुनिया के मुसलमान चाहते हैं कि वो रोज़े रखें, अल्लाह की जो है वो क्या कहते हैं खुशनुदी के लिए, उसकी रज़ा के लिए रोज़ा रखें। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स का भी दिल करता है कि वो रोज़े रखें। मुसलमान बहुत ज़्यादा मिकदार जो बहुत ज़्यादा तादाद में जो हैं वो डायबिटिक्स भी हैं लेकिन वो रोज़ा भी रखते हैं। एक जो अंदाज़ा था वो अराउंड वो कहते हैं कि 78-79% वो पेशेंट जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो रोज़े रखते हैं और टाइप 1 भी अराउंड 50% लोग जो है टाइप 1 के भी वो रोज़े रखते हैं डायबिटिक मुस्लिम्स। अच्छा, ये 2000 जो है वो 10 में जो स्टडी हुई उसमें इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ था। जो टाइप 2 है वो अराउंड 80 to 90% पीपल टाइप 2 वो रोज़ा रखते हैं फॉर एटलीस्ट 15 डेज़, मिनिमम 15 डेज़ के लिए, पूरे नहीं रमज़ान के लिए। ये जो स्टडी पब्लिश हुई हैं उसके अंदर कोशिश करते हैं कि वो रोज़ा ज़रूर रखें क्योंकि हमारा जो है वो इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हम रोज़ा रखें। और हमारे आज के प्रोग्राम का भी मकसद ये है कि हम लोगों को ये बताएं कि जो है वो डायबिटिक्स भी रोज़ा रख सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो अवामिल जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि डायबिटिक्स जो है वो अपने जो क्लिनिशियन है या जिससे वो इलाज करवा रहे हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ एक प्रॉपर लेज़ॉन रखें।
रिकमेंडेशन ये है कि जो 6 to 8 वीक्स रमज़ान से पहले वो चाहे कि वो अपने जो एक्सपर्ट है या क्लिनिशियन है जिससे वो इलाज करवाते हैं उनसे आकर एक दफ़ा ज़रूर मिले। रजब या शबान का महीना जिसे हम कह सकते हैं इस्लामी कैलेंडर में, जैसे शबान, हाँ शबान है, तो एटलीस्ट जो है ऐसा नहीं होता कि आप 2-3 दिन पहले आएँ और कहें डॉक्टर साहब मेरी शुगर ख़राब है और मुझे जो है वो क्या कहते हैं आप दवाइयाँ दें ताकि मैं रमज़ान के रोज़े रख सकूँ। तो इस तरह मुश्किल हो जाता है क्योंकि बॉडी को भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, मेडिकेशंस को भी टाइम चाहिए होता है कि वो अपना असर जिस्म के अंदर दिखाएं ताकि मरीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि लोग बिल्कुल जब रमज़ान मुबारक बिल्कुल सर पे आ चुका होता है 2-3 दिन पहले आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब देखें मेरी शुगर जो है वो 600 रह रही है, 400 रह रही है, 500 रह रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना वो रोज़े भी रखूँ, अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल करूँ। दिल तो सबका करता है और करना भी चाहिए, बीइंग मुस्लिम ये हमारा जो है वो अक़ीदों में से है कि हम रमज़ान के रोज़े रखें और तरावी पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, रब की ज़ात का शुक्र अदा करें। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आइडली तौर पे आपको 6 से 8 हफ़्ते पहले अपने क्लिनिशियन के पास आना चाहिए, उससे प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए। और एक प्रोग्राम रन हुआ जिसे कहते हैं डायबिटीज़ रमज़ान फोकस्ड एजुकेशन, ठीक है, और उसकी जो स्टडीज़ हुई उसमें उन्होंने बताया कि वो लोग जिनको एजुकेट किया गया था उनमें रोज़े रखने की वजह से जो पेचीदगियाँ हो सकती हैं वो कम हुई और उनका रमज़ान बेहतर रहा और उनका एक्सपीरियंस पिछले रमज़ान से भी बेहतर रहा। लेकिन उसके लिए आपको पहले डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है। आप ख़ुद से ऐसा नहीं कर सकते कि आप खुद ही अपनी दवाई को कम कर लें, ज़्यादा कर लें। हमारे माशरे में ये होता है कि लोग कहते हैं कि हमें क्योंकि 10-12 साल से भी डायबिटीज़ है तो हम तो जानते हैं कि इसने कब ज़्यादा होना है कब कम होना है। तो ऐसा नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए। आपको अपनी जो है वो ज़िंदगी को और सेहत को जो है वो बुनियादी असूलों में से बनाना चाहिए और लोगों को चाहिए कि वो पहले डॉक्टर्स के पास आएँ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कौन से लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि भाई मुश्किल बात है ना, आपने बताया रोज़ा रखना चाहते हैं, मगर कौन से लोग हैं जिनको रोज़ा मुआफ़ हो सकता है या रोज़ा जो है वो किसी को रखवा सकते हैं या कोई फ़िदिया दे सकते हैं? तो कौन से लोग हैं जिनको आप एज मेडिकल ग्राउंड्स पे कहेंगे कि नहीं आप रोज़ा? हाँ, उनमें से जो है वो टाइप 1 डायबिटिक्स, ज़्यादातर वो ऐसे टाइप 1 डायबिटिक्स जिनकी शुगर्स कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, जिसे हम अपनी ज़बान में मेडिकल लैंग्वेज में ब्रिटल डायबिटीज़ कहते हैं। सख्त किस्म की डायबिटीज़ ताकि वो कंट्रोल नहीं हो रही होती। कभी वो पेशेंट की शुगर्स बहुत हाई हैं तो कभी बहुत लो हैं, कभी 60-70 में आ जाएंगी, कभी 400-500 हो जाएंगी, तो वो लोग रोज़ा ना रखें। दूसरे वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको खुदा न खास्ता साथ गुर्दों के ऐसे मर्ज़ से लाहक हो गए जिसमें डायलिसिस होता है उनका, ठीक है, वो जो दिल के पेचीदा अमराज में मुब्तला होते हैं, उनकी दवाइयों के ऊपर होते हैं, वो रोज़े ना रखें। वो मरीज़ जिनको हाइपो होते हों, हाइपो का ये मतलब है कि शुगर बार बार कम होती हो, और वो मरीज़ जिनको हाइपोग्लाइसीमिया की अवेयरनेस नहीं है, शुगर कम होने की अलामात की अवेयरनेस नहीं है कि हमारी शुगर अभी कम हो रही है तो हमने क्या करना है, वो पेशेंट जो कि औरतें जो हामला हैं वो रोज़ा ना रखें। और बाकी ये है कि वो पेशेंट जिनका ग्लाइसीमिक कंट्रोल अच्छा नहीं, मतलब शुगर अच्छी नहीं है रह रही, HbA1c बहुत हाई है, ठीक है, शुगर मोर देन 10, जो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन की गई है, जो डायबिटीज़ एंड रमज़ान जो स्टडी ग्रुप है, जो मुस्लिम्स ऑलमोस्ट मोर देन 13 मुस्लिम कंट्रीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई हैं, उसमें वो कहते हैं कि अगर 10 से ज़्यादा हो HbA1c और हाइपरग्लाइसीमिया चल रहा हो, शुगर्स बहुत ज़्यादा रहे, तो वो लोग रोज़े ना रखें, ठीक है। उनके लिए मतलब ये कंडीशनल है कि वो रोज़ा ना रखें, उसकी जगह फ़िदिया दे दें, लोगों को जो है वो उसकी जगह खाना खिला दें, या जब वो बेहतर हो जाएं तो फिर हो सकता है कि वो रोज़े रख लें। हामला औरतों को चाहिए कि वो रोज़े ना रखें, क्योंकि हाँ हमल के दौरान शुगर का जो कंट्रोल के हमारे लेवल्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें उनको हाइपो होने का ख़तरा हो सकता है, शुगर कम हो। दूसरा ये कि मरीज़ को चाहिए कि वो रमज़ान से पहले जो अपने क्लिनिशियन से अपनी रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करवाए। रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन से मुराद ये है कि वो देख ले कि ये हाई रिस्क ग्रुप है, इंटरमीडिएट मतलब मॉडरेट रिस्क है, ये लो रिस्क है। लो रिस्क में वो लोग होते हैं कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे कंट्रोल है, या जिनको सिर्फ एक तरह की दवाई मिल रही है, जो बहुत अरसे से मतलब क्या कहते हैं डायबिटिक हैं, लेकिन वो अपनी क्या कहते हैं खुराक का, ग़िज़ा का और सैर का अच्छे तरीके से जो है वो उसको अवामिल को मिलाते हैं और फिर उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहती है। वो लोग जो कि दवाइयों पे हैं कुछ पे, ठीक है, जिनके दरमियान जिनका शुगर का कंट्रोल बॉर्डर लाइन्स है, वो इंटरमीडिएट मॉडरेट रिस्क में आ जाते हैं। वो रख भी सकते हैं, वो नहीं भी रख सकते, डिपेंड करता है कि वो कितने अपनी चीज़ों के साथ अच्छा है,
मतलब उसमें ग़िज़ा, सैर और आपकी दवाइयाँ और आपकी फ़िज़िशियन या क्लिनिशियन की एडवाइस है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी आप दिखा रहे हैं जी। तो डायबिटीज़ जो रमज़ान फोकस एजुकेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, जो कि हम बता रहे हैं कि वो मरीज़ जो कि हाई रिस्क ग्रुप, जैसे हमने बताया वो टाइप 1 डायबिटिक हो सकते हैं, हामला औरतें हो सकती हैं, वो जो लो रिस्क हैं वो लोग जिनको अभी डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ऊपर कंट्रोल है। फिर ये है कि उनको जो है वो ग्लूकोज़ की मॉनिटरिंग कैसी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज़ कैसे मॉनिटर करते हैं? बाज़ लोगों का ख्याल है कि रमज़ान के अंदर अगर हम रोज़े की हालत में हों और अगर हम प्रिक कर लें तो हमारा रोज़ा टूट जाता है। इसके बारे में पूरा बाकायदा जो है वो क्या कहते हैं उलमाए जो दीन है, खून एक कतरा लेना होता है ना? हाँ, एक कतरा लें, उससे रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा। इसके बारे में जो है वो दुनिया के जो उलमाए कराम हैं उन्होंने बाकायदा इसके बारे में फतवा जारी किया हुआ है और क्या हुआ है कि इससे रोज़ा आपका नहीं टूटता और इस आप रोज़े के दौरान भी अपनी शुगर चेक कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, ठीक है। और इनिशली ये होना चाहिए, जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप पहले 3 डेज़ ज़रा ग्लूकोज़ इंटेंसिवली मॉनिटर करें। इंटेंसिव मॉनिटरिंग यानी कि उससे मुराद ये है कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 या 5 दफ़ा अपनी शुगर देखें पहले 3-4 रोज़ों में, क्योंकि रोज़े की जो टाइम पीरियड है वो 12 घंटे से 18-19 घंटे तक भी होता है, मुख्तलिफ डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस क्लाइमेटिक कंडीशन में या किस जो है वो खित्ते में रह रहे हैं। जैसे पाकिस्तान है तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मई में जब इंशाल्लाह रमज़ान शुरू होगा तो ये रोज़ा तकरीबन, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, लाहौर का जैसे बताऊँ तो 3 बजे 3:15 बजे जो है ये हम सारी ख़त्म करेंगे और इफ्तारी को 7 बजे करेंगे। तो अगर 3 बजे से लेकर 3 बजे तो 12 और फिर 19 को घंटे, हाँ, तकरीबन 18 से 19 आवर्स का रोज़ा हमारे यहाँ घंटों का होगा। तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। इस दौरान जो है मरीज़ जो है वो क्या शुगर कम भी हो सकती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पानी की कमी भी हो सकती है जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, वो हो सकती है। पेशेंट हाइपो में जा सकता है, पेशेंट हाइपर में भी जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि वो ग्लूकोज़ को मॉनिटर करे। अब ग्लूकोज़ की मॉनिटरिंग के लिए हाइपर और हाइपो जो है ग्लाइसीमिया, शुगर ज़्यादा और कम होने की दोनों की अलामात का मरीज़ को पता होना ज़रूरी है। जैसे अगर शुगर कम हो रही है तो उसमें मरीज़ को कपकपी तारी होगी, पसीने आने शुरू हो जाएंगे, दिल की धड़कन तेज़ होनी शुरू हो जाएगी, हाथ पाँव ठंडे होने शुरू हो जाएँ, तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरन अपनी शुगर चेक कर ले। इसी तरह हाइपरग्लाइसीमिया, उसमें प्यास का ज़्यादा लगना, थकावट हो जाना, गनुदगी आ जाना, पेट में दर्द हो जाना, पेशाब का ज़्यादा आना, ये हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर ज़्यादा होना की अलामत। तो दोनों कंडीशंस को मरीज़ को समझना भी ज़रूरी है और वो चाहिए कि वो अपने क्लिनिशियन से इस बारे में रमज़ान से पहले डिस्कस भी करे। अगर उसको इस तरह की कोई अलामत आती हैं तो वो करे। स्पेशली वो लोग जिनको पिछले 3 महीनों में हाइपो हुआ और रमज़ान से पहले, तो वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसलिए जो है वो ज़रूरी है कि वो अपने क्लिनिशियन से रब्ता करे और उससे जो है उसकी दी हुई जो हदायत पर अमल करें। हमारे यहाँ तो इधर एक फ़ोकस्ड जो है वो एजुकेशन ऑलरेडी होती है, डायबिटिक इंस्टीट्यूट, इसलिए यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट भी ज़्यादा है हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर और हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर पेशेंट्स का आप टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न यही है कि हमारे यहाँ जो है वो शुगर को एज इंटेंसिवली ट्रीट किया जाता है, लाइफ सेविंग के तौर पर ट्रीट किया जाता है। ये ना हो कि मरीज़ से हम कोई पैसे नहीं कमाते, हम मरीज़ की खिदमत करते हैं और मरीज़ के लेवल को बेहतरीन करते हैं। ये डायबिटिक इंस्टीट्यूट का खासा है ख़ास तौर पर। और ये यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं और हम उनसे भी सीखते हैं। तो इसलिए ये डिप की जो है वो वर्सटैलिटी है कि इस जैसा इदारा जो है वो बहुत कम है पाकिस्तान में। डॉक्टर नवीद शहजाद, ये बताइएगा कि आपने ये तो स्पेसिफाई कर दिया कि जिन पेशेंट्स को पेचीदगियाँ हों, गुर्दों की पेचीदगियाँ हों या फिर दिल के अमराज हों या जिनको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर उनकी बहुत लो हुई हो, इनको तो आपने अलग कर दिया कि भाई ये तो अवॉइड करें रोज़ा रखने से। इसी तरह टाइप 1 डायबिटिक्स, जिसमें आपने ब्रिटल डायबिटीज़ का जिक्र किया कि जिनकी शुगर बहुत ऊपर नीचे अनकंट्रोल्ड किस्म की चल रही है, उनको भी आपने मना किया। समझ आ गई। अब जो लो रिस्क ग्रुप है या मॉडरेट ग्रुप है, उसमें आप फरमाइए कि टाइप 2 डायबिटीज़, ज़्यादातर जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं जो रोज़ा रखने की उम्र में होते हैं, तो ये फरमाइएगा कि वो किस तरह से ग़िज़ा को मैनेज करें, क्योंकि पहले तो वो नाश्ता कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, दोपहर का खाना खाते थे या नहीं खाते थे, रात का खाना खाते थे या नहीं खाते थे। पहले तो इस किस्म का सिलसिला था, स्नैक्स भी ले लेते थे, जैसे रमज़ान के अलावा कोई छोटी मोटी चीज़ भी खा ली, बड़े खाने भी खा लिए। अब रमज़ान में सहरी का वक्त है,
सहरी में क्या आपकी सजेशंस होंगी, अफ्तार में आपकी सजेशन क्या होगी, ये भी जहन में रखिएगा, क्योंकि हम जिस कल्चर से और जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं वहाँ पे इफ्तार जो है वो बहुत लेविश किया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर उसके बाद कुछ लोग जो है इफ्तार के बाद खाना भी खाना पसंद करते हैं, फिर कुछ लोग जो है वो तरावी भी पढ़ते हैं। ये चीज़ों को जहन में रख के, और साथ में ये भी कि नींद के जो औकात डिस्टर्ब होते हैं। डॉक्टर साहब, इस पे मैं चाहता हूँ खाने पे, एक्टिविटी पे और नींद पे आप ज़रा हमें बताएं। अच्छा, रमज़ान में दो चीज़ें जो रूटीन में तब्दील होती हैं, एक तो आपने नींद बता दी और खाने की टाइमिंग भी है। आमतौर पर ऐसा होता है कि क्योंकि वक्फ़ा बहुत कम है इफ्तारी में और सहरी के दरमियान, बहुत कम है, आप देख लें तो 6 घंटे मैक्सिमम 6 आवर्स बनेंगे हमारे यहाँ। तो इसलिए पेशेंट को चाहिए कि वो जब अपनी सहरी या इफ्तारी ले तो उसको बड़ा वेल मैनेज प्रॉपर ले। जब हम सहरी इफ्तारी से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इफ्तारी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, जो मरीज़ को चाहिए कि वो खजूरें भी, हाँ खजूरें, हाँ खजूरों के बारे में ये है कि आप अगर दिल करता है, जैसे इस्लाम के अंदर लोग कहते हैं कि पहला एक अशरा हम खजूरों के साथ इफ्तारी करें, फिर कुछ कहते हैं पानी के साथ, कुछ कहते हैं किसी और चीज़ के साथ, लोगों के अपने एक बिलीव्स और जो उन चीज़ों। नींबू पानी का भी बताइए। हाँ, नींबू पानी, क्योंकि गर्मी बहुत। हाँ गर्मी बहुत। उसमें ये है कि जब वो इफ्तारी करें तो ड्राई जो है वो खजूरें ना लें, वेट ले लें जो ताज़ा होती हैं। उनमें थोड़ा वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनमें शुगर्स थोड़ी लो होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो है वो ड्राई खजूरों के अलावा। जो बाकी है वो चाहिए कि मेक देम हैविंग ए हैबिट ऑफ रमज़ान प्लेट, जिसमें जो है वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सारी चीज़ें हों। उसकी मिसाल ऐसे है कि वो थोड़ा बहुत उसमें प्रोटीन भी ले लें, जैसे कोई गोश्त है, कबाब है, वो बना कर ले लें, साथ में चने वगैरह जो चने होते हैं उसको ले लें, साथ में वो चाहें तो थोड़ा बहुत फ्रूट ले लें। जब फ्रूट लें, जैसे अगर फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसके ऊपर वो जो है हमारे घरों में जो शीरा बनाया जाता है वो ना डालें, ठीक है। फ्रूट्स भी वो लें जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब ऐसे फ्रूट जो शुगर को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाए, जैसे अमरूद है हमारे यहाँ, सेब पेशेंट खा सकता है, ठीक है। इस तरह कीवी है, इनके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो इसका वो एक हाफ़ बाउल बना के छोटा वो रूटीन में खा सकता है वो अपनी, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कहते हैं, जो लीमू पानी है, बेहतर ये है कि बजाय ये कि वो जूसेस लें, फ्रेश जूसेस लें, तो लीमू पानी, फ्रेश जूस ना लें, फ्रेश जूस कोशिश करें ना लें, क्योंकि वो बहुत हाई एकदम से शुगर बढ़ा, हाँ शुगर ही ऊपर जाएगा, और वो फिर पूरे पोस्ट प्रैंडियल फेज़ तक, जो खाने के बाद तक, इवन सहरी तक जो है वो चलता रहता है। और फिर सहरी में भी खा लेंगे तो फिर रोज़े के दरमियान भी शुगर ज़्यादा रहती है और मरीज़ हमेशा तंग होता है। चीनी कितनी चीज़ों में डालें? चीनी को मिनिमल अमाउंट, जैसे लीमू पानी है वो दे कैन हैव इट, मतलब मुनासिब, मतलब मिनिमल फ्लेवर के लिए डालें, थोड़ा सा नमक डालें, घर में बना लें, बेहतर है, बजाय ये कि ये जो स्क्वाश लेते हैं और स्क्वाशेस जो हैं वो ये ना लें, घर में लीमू पानी बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें ये आपको पता होता है कि चीनी कितनी है, नमक कितना है, आपने लीमू कितना डाला है, तो वो ले लें। लस्सी ले सकते हैं, अच्छा, वेरी गुड जो है, क्योंकि लोगों को पानी की कमी महसूस होती है, लोग कहते हैं कि हम फ्रेश रहें, और लस्सी से तरोताज़गी भी लोगों का बिलीव है कि आती है। कच्ची लस्सी भी होती है, अध रिड़का भी होता है, उसमें यह कि वो मलाइयाँ ना डालें, मीठी लस्सी भी, मलाइयाँ, मीठी लस्सी, बहुत ज़्यादा नमकीन लस्सी, और जो है वो पेड़े वाली लस्सी और उसके अंदर मक्खन डाल के वो ना लें। रूटीन में जो एक नॉर्मल आम जो है प्यास बुझाने के लिए दही डाल के उसमें थोड़ा दूध डाल के थोड़ा पानी डाल वो ले लें। और अगर वो यानी कि जैसे दही भले खाने का दिल करता है, लोगों का दिल तो करता है, क्योंकि रमज़ान में सारे बंदे खा रहे होते हैं, तो आप पेशेंट को जितना भी रोकेंगे वो रुकते तो हैं नहीं। तो रादर दैन एजुकेटिंग दैम कि आप वो दही फुल्कियाँ ना खाएं, क्योंकि फुल्कियों बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, ठीक है। इससे बेहतर है दही बड़े खा लें, ठीक है। एक तो वो पानी में ज़्यादा देर के लिए डुबोए रहते हैं, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ऑयल कम होता है, उसके अंदर दही के अंदर डाल के वो खा सकते हैं। लेकिन ऑल्टरनेट कर लें, एक दिन किसी दिन थोड़ा सा फ्रूट ले लिया काट करके, किसी दिन जो है दही बड़े ले लिए, एक दो पकोड़े भी ले सकते हैं कभी कभार, लेकिन ये नहीं कि रूटीन में। हमारे यहाँ ये होता है कि पहली इफ्तारी हुई लोग अटैक कर देते हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट डायबिटिक्स के लिए कि वो स्लो लें, ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता खाएं। हाँ, नमाज ख़त्म होने थोड़ा से लेके फिर मगरिब की नमाज पढ़ लें, फिर लें, फिर एक नशिस्त कर लें, हाँ जी, फिर लें। और उसमें ये ओवरफिल ना करें, यकदम से ना लें। जैसे हमारे यहाँ लोग होते हैं ना, जैसे इफ्तारी हुई, जो अजान हुई अभी 10 मिनट है, तो हम फ़ौरन से कुछ ना कुछ इधर से दही भले भी खा लिए, उधर से पकोड़े भी खा लिए, फिर जूसेस भी पी लिए, फिर जो है वो क्या कहते हैं, जो और तली हुई चीज़ें हमारे यहाँ तमाम होता है रमज़ान में, क्योंकि हमारा बड़ा ट्रेडिशनल, समोसे और कचौरी और ये अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभार दिल करे तो आप, यानी कि जिस दिन आप ले लें, फ़र्ज़ करें अगर मरीज़ ले भी लेता है, क्योंकि इतनी
आप रिस्ट्रिक्शंस पेशेंट्स पे लगा भी नहीं सकते, तो आप कभी कभार जिस दिन समोसा लिया उस दिन बाकी चीज़ों से अवॉइड कर लें, यानी कि जो बाकी जो पकोड़े हैं हमारे यहाँ और जो दही भल्ले हैं, फ्रूट चाट्स हैं, वो ना लें। डॉक्टर साहब, मैदे से जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको कंपैरेटिवली अवॉइड करें, अवॉइड ये करें, जिस तरह हाँ बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जो मीठी जिस चीज़ में जो, और ये जो पेस्ट्रीज और ये बेकरी बिल्कुल नहीं, बेकरी आइटम्स तो वैसे भी हम रूटीन में भी पेशेंट्स को, इधर भी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर भी हम इसी चीज़ को कहते हैं कि आप बेकरी आइटम्स ना लें, इस तरह की चीज़ें, सफ़ेद आटा, सफ़ेद जो है, क्योंकि लाहौर में ये भी एक बहुत क्या कहते हैं वो प्रॉब्लम में से वाइट आटा इज़ अ बिगर प्रॉब्लम। पसंद लोग रोटी ऐसे हाँ, पसंद करते हैं। गंदम का आटा कोशिश करें, उसकी एक चपाती भी ले लें। फिर ये है कि शुगरली जो होते हैं, जो ड्रिंक्स हैं जिसे हम पहले भी बात की, वो ना लें। जैसे ये हमारे यहाँ जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, ये फिजी ड्रिंक्स, हाँ फिजी ड्रिंक्स वगैरह ना लें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और स्लो खाएं। ये नहीं कि यकदम अभी ही ये आखिरी रोज़ा है यही हमने खाना है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप जब यकदम लेंगे तो बॉडी के अंदर शुगर्स लेवल अप करेंगे, और जब अप करेंगे तो वो फिर वो चलते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि वो जो हमारा, क्योंकि महीना भी मुक़द्दस है और इस्लामी महीना है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद का महीना है, तो वो जो एक फार्मूला है जो रसूल अल्लाह ने बताया कि 1/3 पेट जो है वो बिल्कुल खाने के लिए रख लें, एक लिक्विड्स के लिए रख लें, खाली छोड़ दें, बिल्कुल ऐसी ही है। बिल्कुल ये जितनी भी जो इससे रिलेटेड एजुकेशन है वो यही है कि आपने इतना खाना है कि आपका पेट मुनासिब भरे, ये ना को ओवरफिल हो जाए, ना कम भरे ना बहुत ज़्यादा भरे। म्याना रवी इस्लाम क्योंकि हमें म्याना रवी का दर्स देता है, तो हमें चाहिए कि हम, दूसरा ये कि डायबिटिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो सहरी मिस ना करें। अच्छा, ठीक है, ये कुछ लोग होते हैं ना, चलें आप अफ्तारी में बहुत अच्छा खा लिया तो सहरी मिस कर लें, अच्छा, तो ऐसा सहरी ना करें। ठीक है, सहरी में जो घर में रोटी बनती है वो लें, चपाती बनती है उसके साथ लें, सालन के साथ ले लें, दही के साथ ले लें, साथ में चाय पी लें। चाय में ये वो चीनी ना हो और जो है वो मलाइयाँ और जो है वो दूध मुनासिब मिकदार में। आप ये कह रहे हैं कि मुरग़न ग़िज़ाओं से और चिकनी ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए। उसमें जो सहरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सहरी में इवन मस्ट है डायबिटिक्स के लिए, क्योंकि देखिए अर्ली सहरी कर लें या मंतहाए सहर तक खाएं। उसमें ये है अगर फ़र्ज़ करें 3:20 पे अगर रोज़ा 3:20 पर रोज़ा बंद होता है, तो चाहिए कि वो उनका 3:15 तक 10 मिनट तक वो अपनी सहरी को ख़त्म करें, क्योंकि जितना वो लेट लेंगे उतना उनकी बॉडी को टाइम मिलेगा कि वो जितनी एनर्जी है वो कंज्यूम हो सके थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, और इनिशियली चाहिए ये कि डायबिटिक्स को चाहिए कि जो फर्स्ट 3-4 जो हमारे रोज़े हैं, पहले 3-4 रोज़ों में इंटेंसिवली मॉनिटरिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसमें सहरी से पहले भी देखें, सहरी के 2 घंटे बाद भी देखें, एक दफ़ा 12-1 बजे देख लें, फिर 3-4 बजे भी देखें, और फिर बिफ़ोर जो है क्या कहते हैं इफ्तार उस वक्त भी देख लें। शुरू में ज़रा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो सहरी है, नाउ दैट हैज़ बिकम अ मेन मील, तो आप समझते हैं कि ये एक तरह से ब्रेकफास्ट बन गया सहरी? देखिए डिपेंड करता है कि आप किस तरह पेशेंट किस तरह करता है। कुछ लोग यानी जैसे ब्रेकफास्ट के बाद 2 घंटे बाद आप क्या चाहेंगे कि मरीज़ की ब्लड शुगर लेवल्स क्या हों? अच्छा, उसमें ये है कि जो डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं, उसमें जो हमारे यहाँ ज़्यादातर फॉलो होती हैं, जो डायबिटीज़ रमज़ान स्टडी ग्रुप ने भी जो रिकमेंड की हैं, उसमें यह कि अगर वो इफ्तारी तक जो हमारा जो फास्टिंग पीरियड उसमें 100 से 200 के दरमियान भी रहता है। अच्छा, तो ये जो फास्टिंग पीरियड जिसमें कुछ नहीं खा पी रहा, उसमें 100 से नीचे ना जाए, 200 से ऊपर ना जाए। ओके, ठीक है। और बाकी जो है वो जो आफ्टर जो है क्या कहते हैं इफ्तारी के बाद कोशिश करें कि इसको 160 170 से ऊपर ना जाने। 100 to 160 ईटिंग पीरियड है, यानी इफ्तारी से लेके सहरी तक, उसमें कितना रहे? उसमें 100 से 180 रफली। इससे ना 100 से नीचे जाए ना 180 से ऊपर जाए। सो मोटा अगर कहें तो 100 और 200 के, हाँ 100 और 200 के दरमियान। 100 से नीचे जाके हाइपो का खतरा शुरू हो जाता है, 200 से ऊपर हाइपर का खतरा होना चाहिए। और फिर ये है कि इम्पॉर्टेंट जो डायबिटीज़ फोकस एजुकेशन है, उसमें ये लिक्विड इंटेक बड़ी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि अगर डिपेंड करता है कि आप मेडिकेशन कौन सी ले रहे हो, उसके ऊपर भी हम अभी आते हैं कि कम से कम जो इफ्तारी से सहरी का पीरियड है उसमें एडिक्वेट अमाउंट, यानी कि वो अच्छा पानी ले ताकि उसकी बॉडी जो है वो रीहाइड्रेटेड रहे। ये ना हो कि वो बस शरबतों पे रहे, तो उससे क्या होगा कि बॉडी की हाइड्रेशन पानी आप कहते हैं कि बहुत हाईली रिकमेंडेड है। पानी लें जो है जितनी रूटीन में वो ले सकता है उसे चाहिए, क्योंकि गुर्दों के मरीज़ तो फिर रोज़ा ना रखें ना। हाँ, गुर्दों के वो पेशेंट जिनमें एडवांस किडनी डिजीज़ है, जिनमें डिजीज दे आर लाइकली प्रोन टू बी
हैविंग अ डायलिसिस इन नियर फ्यूचर, वो कोशिश करें अवॉइड करें। अगर क्रेटिनिन हाई है, हाँ क्रेटिनिन वो अवॉइड करें, कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना लंबा पीरियड उनके लिए 18 to 19 आवर्स जो हैं उसमें वैसे भी फिर किडनीज़ जो है वो डिहाइड्रेशन होगी तो किडनी डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। आल्दो जो लोग माइल्ड होते हैं ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, अभी स्टडीज़ भी पब्लिश हुई लास्ट टाइम, अभी कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले जो कराची में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यूके से कुछ डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने दे प्रेजेंटेड फ्यू स्टडीज़ डैट कि CKD जो माइल्ड मॉडरेट स्टेज में है वो वाले रोज़े रख सकते हैं, लेकिन विद स्ट्रिक्ट कंट्रोल। डॉक्टर साहब ये तो हमने बात कर ली, ये बताइए कोलेस्ट्रॉल को और यूरिक एसिड को भी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे रमज़ान में पकौड़े बहुत खाए जाते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि आप अगर दिल कर रहा है, मतलब हमारे यहाँ मरीज़ रुकते नहीं हैं, तो आप 1 से 2 पकौड़े लें, लेकिन इट शुड बी एन ऑल्टरनेट और 3 और वंस वीकली, इट इज़ इंपॉर्टेंट। और शुगर की मॉनिटरिंग साथ इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार शुगर की मॉनिटरिंग पे इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मरीज़ से पूछा जाए ना कि आप शुगर कितनी दफ़ा रमज़ान में, डॉक्टर साहब हफ्ते में 1 दफ़ा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, रोज़ाना तकरीबन करें, 3-4 दिन इंटेंसिव करें, फिर जब आगे गुजर जाएँ तो एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है वो, या 2 टाइम्स एटलीस्ट, मिनिमम 2 से 3 टाइम्स पर डे करें। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, इससे हम आगे और मज़ीद बात करेंगे, मगर ये बताइएगा कि रोज़े के दौरान में हाइपो हो जाए, वो जो अलामात आपने बताई हैं, अगर शुगर लो हो जाए तो कहाँ गुंजाइश बनती है कि फिर रोज़ा तोड़ दिया जाए? हाँ, उसमें ये है कि अगर 70 से कम हो जाए, 70 आम ज़बान में, लेस दैन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए और पेशेंट को साथ में हाइपो के सिम्टम्स आ रहे हों, आपने चेक की 70 से कम आई, तो रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश मौजूद है, ठीक है। और फिर उसको चाहिए कि वो एक हाफ़ गिलास जो भी उसके पास अवेलेबल हो, जूस हो, कोई 1-2 टॉफ़ी हो, जो भी हो, जो अवेलेबिलिटी हो करीब, वो ले ले। उसके 1 आवर बाद दोबारा शुगर चेक करें, अगर वो फिर 70 के करीब आती है तो फिर वो चाहिए कि दोबारा मज़ीद मीठा ले लें, अनटिल लेस वो सेफ जोन में हो जाए, जिसे हमने डिफ़ाइन किया कि वो मोर देन 100, और मतलब 100 से 150 तक जब तक टच नहीं करता तो वो, और उसके बाद वो स्किप करे अपना, अनटिल लेस ही फील्स बेटर, ठीक है। और कोशिश अवॉइड करे कि वो मज़ीद जो है वो रोज़े ना रख। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर इजाज़ सर, कि उसमें जो प्रीवियस रमज़ान एक्सपीरियंस है पेशेंट वो का, बुरा रहा है, वो बुरा रहा है तो वो फिर बिल्कुल अवॉइड करें। हमें चाहिए कि वी शुड मेक अ हैबिट इन क्लिनिक्स आस्किंग अबाउट द प्रीवियस रमज़ान एक्सपीरियंस, रादर दैन टेलिंग डैट कि आप ये कर लें वो कर लें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ पेशेंट होते हैं वो घबरा के रोज़ा नहीं रखते, अच्छा ठीक है, तो अगर वो नहीं रख रहे तो डोंट फोर्स देम टू डू इट, कि नहीं आप रख सकती हैं, आप रखें, ये ना हो कि वो हमारे कहने के ऊपर फिर कर लें। और वो प्रीवियस रमज़ान एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले वो तो नहीं होता था रमज़ान में, घबराहट तो नहीं होती थी, क्योंकि रोज़ा लंबा है, 18-19 आवर्स आम आदमी के लिए भी जो है वो मुश्किल हो जाता है, डिहाइड्रेशन होना और क्या कहते हैं उसे नुकाहत हो जाना, वो इंपॉर्टेंट। नुकाहत में और हाइपोग्लाइसीमिया में भी फ़र्क होना चाहिए। नुकाहत तो वैसे कमज़ोरी है, हाइपोग्लाइसीमिया में जो पसीना आना, इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। और जो पेशेंट ख़ास तौर पे इंसुलिन्स के ऊपर होते हैं उनमें ये ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि उनको आप टीच करके भेजें, जब तक वो इन चीज़ों को समझे ना, उनको चाहिए कि वो उस वक्त तक रोज़ा ना रखें। डॉक्टर साहब दवाइयों की भी बात करते हैं, ये बताइए कि एक्टिविटी लेवल्स जो हैं वेरिएबल होते हैं, बच्चों के और होते हैं, जवानों के और होते हैं, फिर कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, कुछ लोग बाहर आउटडोर्स मार्केटिंग जॉब है, सेल्स की जॉब है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका 20 तरावी। तो ये एक्टिविटी लेवल को आप कैसे? एक्टिविटी लेवल में आप जो अपनी ऑफिस की जॉब शॉप्स करते हैं उसमें ये कि आप स्टर्नस एक्सरसाइजेज ना करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट ना करें, कोशिश करें कि जो अपनी जॉब है उस पर फोकस रहें। बाद लोग अगर आउटडोर रहते हैं, जैसे गर्मी में जॉब है, आना पीना, तो वो चाहे कि वो जब वो फील करें कि वो डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं और वो डायबिटिक्स भी हैं, तो शुगर्स चेक करें। अगर वो 70 से कम आती हैं या 300 से ज़्यादा आती हैं और पेशेंट को प्यास ज़्यादा लग रही है, तो उसे चाहिए कि वो अपना रोज़ा तोड़ ले और ज़रा केयरफुल रहें। और जो है तरावी जो है वो उसको एज ए फ़िज़िकल एक्टिविटी ले लें। वो जो 20 तरावी है जिसे हम 30 मिनट्स वॉक पर डे, 150 मिनट्स पर वीक, 30 मिनट्स पर डे वॉक रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स के लिए, वो उसको एज ए तरावी ले लें। क्योंकि तरावी में रफली टाइम ज़्यादा चला जाता है, लेकिन एक्सरसाइज उतनी होती है, होल बॉडी इन्वॉल्व होती है, और पेशेंट को चाहिए कि वो उसको एज ए फ़िज़िकल एक्टिविटी ले, रादर दैन कि वो रोज़ा रखे और आधा घंटा 1 घंटा वॉक करे इस गर्मी के अंदर, एग्जॉस्ट हो, डिहाइड्रेट हो और पेचीदगियों में जाए, तो उससे बेहतर है कि वो तरावी पढ़ ले, ताकि वो जो 20 तरावी है, रकात है, वो उसको एज ए फ़िज़िकल एक्टिविटी को यूज़ करें। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि रात भर कुछ लोग जागते रहते हैं और खाते भी रहते हैं,
और फिर जो सो जाते हैं भारी सी सहरी के बाद, और कई दफ़ा खाना मुंह की तरफ आ रहा होता है, तो इस पे थोड़ी सी बात कीजिए। हाँ, उसमें यही नींद पे। हाँ, हमने पहले भी बात की थी कि म्याना रवि रखनी चाहिए। कुछ लोगों की हैबिट डेवलप होती है कि वो जनाब खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, ठीक है। तो यही है कि आप जब सैरी करें मुनासिब करें, इतनी करें, उसके बाद नमाज़ पढ़ें, ठीक है। और नींद के बारे में ये है कि डिफरेंट है। कुछ लोगों की हैबिट्स होती हैं कि वो अफ्तारी के बाद तरावी पढ़ के सो जाते हैं, कुछ लोगों को होते हैं जॉब की नेचर पे डिपेंड करता है, तो उसमें इतनी कोई ख़ास नहीं है। जिस तरह अरब वर्ल्ड में तो वो पूरा अपना स्केड्यूल ही चेंज करते हैं, वो कई ऑफिसेज रात में चलते हैं। तो हमारे यहाँ डिपेंड करता है कि आपकी जॉब की जो है वो डिस्क्रिप्शन कैसी है, टाइमिंग्स कैसी हैं। लेकिन ये कि अवॉइड हैवी मील्स ना, वो मैंने आपको जो पहले हम जो फ़ौरन से पेट भर लेंगे या फ़ौरन से खा पी लेंगे तो वो हमें तंग करेगा, ठीक है। डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है कि नींद की कमी से भी प्यास ज़्यादा लगती है। बिल्कुल ऐसे इसमें होता है। तो इसलिए जो अगर दिन में अगर वो चाहें दे कैन हैव अ नैप, स्लीप ले लें अपनी, लेकिन वही डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन कैसी है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, ठीक है। आपकी जो जॉब में चेंजेस है, हमारे यहाँ भी रमज़ान में टाइमिंग्स चेंज हो जाती हैं लोगों का, मतलब जैसे जो ऑफिस 8 o'clock लगते हैं वो 9-9:30 लगते हैं, तो पेशेंट को टाइम मिल जाता होता है। और अर्ली एग्ज़िट भी होता है, 3-4 बजे भी लोग असर की नमाज से पहले ऑफ हो जाते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, जब दिमाग को कदरे कम ग्लूकोज मिलता है और जिस्म जो है उसमें वो नकाहत की जो आपने बात की, तो कई दफ़ा इरिटेबिलिटी, लड़ने को दिल करता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, और फिर जब अक्सर लोग अपने ऑफिस से जल्दी में ड्राइव करके, ट्रैफिक इफ्तार से पहले बहुत होती है, तो ये मूड मिजाज जो है उसका भी शुगर पे कोई असर पड़ता होगा। बिल्कुल। और कोई स्ट्रेस आता होगा। स्ट्रेस में देखें, स्ट्रेस में काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन यूज़ होते हैं हमारे, जैसे एपिनेफ्रीन होगी, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल वगैरह, उसमें शुगर्स लेवल ऊपर भी जाने का खतरा होता है। बाद का जब आप एक्सट्रीम स्ट्रेस में हो और बॉडी में रिजर्व ना हो तो इवन यू कैन गो डाउन एज वेल। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस स्टेट के अंदर होती है। रोज़े में जो स्टेट होती है वो यही होती है कि क्योंकि बंदे की फास्टिंग में है तो बॉडी के अंदर इतनी शुगर्स तो होती नहीं ऑलरेडी, क्योंकि आप ले नहीं रहे होते, तो जो नॉन ग्लूकोज सोर्सेज हैं उससे बन रही होती है। तो ज़्यादा पेशेंट एग्रेसिव जो होते हैं वो इस्लाम की तरफ हमें दोबारा बैक रुजू करना पड़ता है, क्योंकि इस्लाम के अंदर म्याना रवि है। तो रोज़ा जो है वो हमें जो है सब्र की तलकीन करता है और हमें सिखाता है कि आपने कैसे म्याना रवि से चीज़ें चलनी। ये नहीं कि आपने एग्रेसिव हो जाना, क्योंकि रोज़ा एक चीज़ का नहीं है, सिर्फ मुंह बंद करने का नाम नहीं, हाथों का, पाँव का, आँखों का, मिजाज, सारी चीज़ें आपने मिलाकर जो है वो उसको एक कॉम्पैक्ट मैटर बनाना है, तो फिर वो रोज़ा बनेगा। तो ये कोशिश करें कि खुश रहें और मूड मिजाज को अच्छा रखें और दूसरों का भी अच्छा रखें, ताकि आपकी वजह से किसी का मिजाज ख़राब ना हो, क्योंकि ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और डॉक्टर सदाकत की एक बात कोट करता हूँ कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब अगला बंदा आपसे लड़ना चाह रहा है और आप उससे ना लड़ें, तो ये भी एक स्किल है। सर कहते हैं कि ये आपको एक्वायर करनी चाहिए इस बारे में कि आप अगला लड़ने को आ रहा है और आपने लड़ना नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने याद दहानी कराई है, तो एक ये भी बताइएगा कि तकरीबन 15 रोज़े के बाद लोग शॉपिंग स्प्री पे निकल पड़ते हैं, खचाखच बाज़ार भर जाते हैं और जो है वो सारी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो इसके मुतालिक भी बताइएगा कि रात को जब कोई बहुत देर तक शॉपिंग की तरफ रहता है, खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है, देर लग जाती है खाने में, उस तरफ ध्यान नहीं रहता, तो उससे भी कुछ हलचल शुगर में ऊपर नीचे उसमें होती है। उसमें देखें आप, अगर बाज़ लोग जो है वो बाज़ारों में आप कहते हैं कम भी खाते हैं, बाद लोग बाज़ारों में भी जाके खाते हैं, क्योंकि बाज़ारों के अंदर भी लोग आप देखें तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये कि एक्टिविटी मुनासिब रखे। आपने अगर जाना है, आपको पता है कि आपने 4-5 आवर्स अब चलना है फिरना है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रोटीन डाइट अच्छी ले लें, ठीक है। उसमें जो है जो आप जाने से पहले अपना खाना मील ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि आप बाज़ार में जाएं और शुगरली जो है वो लिक्विड्स लें या कोई मीठे वाली चीज़ ले लें या कोई तली हुई चीज़ ले लें। तो उससे बेहतर है कि आप अपने लिए पेट उतना भर के जाएं ताकि आपको 4-5 आवर्स दरमियान में महसूस ना हो। और सहरी करीब होती है, तो इसलिए चाहिए कि सहरी का इंतज़ार कर लें रादर देन कि आप बाहर से ले लें चीज़ें, और उसको एक्टिविटी को मॉडरेट करें अपनी को, यानी कि उसको आपने जो रमज़ान की हमारी जो एजुकेशन का मकसद यही होता है कि पेशेंट को ये सिखाएं कि आपने अपनी मील प्लानिंग के साथ अपनी एक्टिविटी किस तरह प्लान रखनी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ 1 गिलास दूध पिया हुआ है और उसके बाद आप फ़ौरन बाज़ार निकल जाएँ और रात तक आप कुछ ना खाएँ, ये रिकमेंडेड नहीं है।
आप अपना प्रॉपर, जिसे मैं कह रहा रमज़ान प्लेट बनाए जिसमें थोड़े से चने भी हो, प्रोटीन्स भी हो। जलेबी डाल सकते हैं उसमें? मीठा है सर, मीठा है तो फिर ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने अभी जिक्र किया था कि हमारे अंदर रिज़र्व्स कम हो जाते हैं ग्लूकोज के। हमारे अंदर रिज़र्व बैकअप के तौर पे गोदाम की तरह लिवर में, जिगर में पड़े होते हैं, मगर कुछ अद्वियात हैं जहाँ से आप लोगों का इलाज शुरू करते हैं। कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो कि हमारी अंतड़ियों से जो हमारा ग्लूकोज अंदर आता है खून में, उसको रोकती हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि जिगर के अंदर जो स्टोर है उसको वहीं रोकती हैं। ये ज़रा फरमाइएगा कि कौन सी अद्वियात लेते हुए, जो मुख्तलिफ़ इक़साम की हम लेते हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ जो हैं वो खारिज कराती हैं ज़्यादा इंसुलिन, फिर यानी गोलियों की भी मैं बात करूँ। गोली उसमें ये है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसमें से जो पुरानी हम यूज़ करते थे, जैसे गैट्रल होगी, ग्लिमिप्राइड वगैरह है, ठीक है, और एमरिल के नाम से भी आती है, जो ओल्ड जिसे सल्फोनाइल यूरियस ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इनका जो मेन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो दो हैं। एक तो वज़न बढ़ता है और दूसरा जो है इससे शुगर कम होने का अंदेशा होता है। अगर ये कि रूटीन में हम प्रेस्क्राइब करते हैं, अच्छा इससे कंट्रोल आता है पेशेंट्स के लिए, लेकिन वो पेशेंट जो सल्फोनाइल यूरियस के ऊपर हैं वो कोशिश करें कि अगर उनकी डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल है तो वो जो डोज़ है वो अपनी सैरी वाली डोज़ को स्किप कर दें, ठीक है, सैरी में ना लें क्योंकि हाइपो का रिस्क रहेगा सारा दिन। जो अफ्तार वाली डोज़ है अगर उनका कंट्रोल्ड है, बहुत अच्छी कंट्रोल है, जैसे वो 4 मिलीग्राम अगर ले रहे हैं ग्लिमिप्राइड, तो उसको 3 कर दें, यानी कि आलमोस्ट थोड़े कम कर 15 से 30% जो है उसको कम कर दें डोज को, और वो इफ्तार में ले, ठीक है। सैरी में कोशिश करें। एकदम आपकी बात से ख्याल है कि ब्रेकफास्ट हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल नाश्ते के लिए अंग्रेज़ी में करते हैं वो हम सुबह के करते हैं, जबकि ये ब्रेकफास्ट आपकी इफ्तार बन गई। हाँ, कि सारे दिन का इफ्तार हाँ, था, अब ये ब्रेकफास्ट सुबह नहीं रही, शाम को। हाँ, उसमें ये दूसरा आम जो पेशेंट को समझाने के लिए होता है कि वो दवाइयाँ जो वो ब्रेकफास्ट के बाद लेते हैं या उससे पहले लेते हैं वो इफ्तारी में ले लें। जो इफ्तारी वाली दवाइयाँ हैं वो जाके सहरी में ले लें। ये क्योंकि मील प्लानिंग भी चेंज होती है तो मेडिकेशन की जो है वो टाइमिंग भी स्विच कर लें। तो फिर चाहिए वो 6 to 8 वीक्स बैक यही कॉन्सेप्ट है कि आप पेशेंट की दवाइयाँ इस तरह रखें कि उसको जब समझा के भेजें तो उसमें कोई ऐसी दवाई ना हो जैसे हम हाई डोज सल्फोनाइल यूरियस ना दी हो कि वो सैरी में खाए और 3 घंटे बाद पेशेंट एंड अप हैविंग ड्राउजी स्टेट और हॉस्पिटल इमरजेंसी में रश करना पड़े। उससे पेशेंट भी तंग होता है और जो उसके घर वाले तो ऑब्वियसली फिर होते हैं और एक डर सा बैठ जाता है। जब एक दफ़ा हाइपो होता है तो पेशेंट भी बड़ा अप्रीहेंसिव होता है और उसके घर वाले भी बड़े अप्रीहेंसिव। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको इस तरह रखें। जो मेटफॉर्मिन जो हमारे यहाँ ग्लूकोफेज न्यूडीपार इस नाम से होती है वो आप जिस डोज़ में ले रहे हैं उसमें जारी रखें। अगर पेशेंट दिन में 1 दफ़ा लेता है तो वो बेहतर है कि वो इफ्तारी में ले ले। अगर 2 दफ़ा लेता है तो सहरी और इफ्तारी में ले ले। अगर जो है 3 दफ़ा ले रहा है या हाई डोज लेता है तो उसको चाहिए कि उसके 2/3 जो डोज़ है वो इफ्तारी में ले ले और 1/3 जो है वो डोज़ अपनी सहरी में ले ले। उसमें इतनी डोज़ की क्योंकि मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, शुगर कम नहीं करती। उसके बाद जो कार्बोज वगैरह हैं हमारे जो ग्रुप हैं उसमें कोई डोज़ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो जिस तरह ले रहे हैं दोपहर वाली स्किप कर दें और अपनी ले लें, ठीक है। फिर हमारे जो रेपाग्लिनाइड जो ग्लिनाइड्स ग्रुप है जो इंसुलिन शॉर्ट सिक्रीटोगॉग्स हैं जो कि इंसुलिन को शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, तो उनमें भी डोज मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वो ये है कि दोपहर वाली स्किप कर लें, सुबह सहरी वाली ले लें और रात वाली ले लें, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इतना होता है कि वो हाइपो कम करती हैं रिस्क। फिर हमारी जो दवाइयाँ हैं जैसे सेंसिटिविटी जो बढ़ाती हैं TZDs हैं जो हमारे जो जिसमें पायोजर बड़ी मशहूर है, पायोग्लाइटासोन। इसमें भी डोज़ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितनी डोज़ पेशेंट ले रहा है उस हिसाब से चल सकता होता है। OD में ले रहा है एक दफ़ा ले रहा है तो उसी तरह चले, BD में ले रहा है तो उसी तरह। जो अगली हैं वो DPP-4 हैं, इनहिबिटर्स हैं, उसमें भी डोज़ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो सहरी और जैसे सुबह और शाम ले रहा है उसी तरह सहरी और इफ्तारी ले सकता है आराम से। फिर जो नया ग्रुप है जो इसके बारे में आप बताया कि जो है जो पेशाब के थ्रू हमारे जिस्म से ग्लूकोज को निकालती हैं, SGLT2 जो है वो इनहिबिटर्स हैं। उनमें ये है कि जो बिकॉज उनमें रिस्क ऑफ हाइपो क्या कहते हैं टेंशन होता है, फिर डिहाइड्रेशन का रिस्क होता है क्योंकि वो हमें यूरिन एक्सक्रीट आउट कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोटेंशन डिहाइड्रेशन और हाइपोटेंशन का ख़तरा होता है। तो लिहाजा एडवाइस ये है कि वो पेशेंट जो आपके पास रमज़ान में 3-4 दिन पहले आएँ और उन्होंने रोज़े रखने हैं तो उसमें ना स्टार्ट करें,
क्योंकि इट विल लीड टू डिहाइड्रेशन एज वेल एज हाइपोटेंशन। फिर उसका रिस्क होता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा करती है। तो इसलिए ऐसे आप रिकमेंड, अगर आपके पास पहले आ जाता है तो आप उसको शुरू करा सकते हैं, लेकिन आपने उसको ये काउंसल करना है कि अगर आप ये सुबह ले रहे हैं तो आपने ये इफ्तारी में लेनी है। इफ्तारी में लें, और दरमियान में अगर आप रूटीन में वाटर ले रहे हैं उससे 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इंक्रीज़ कर दें, ताकि आपको डिहाइड्रेशन भी ना हो और हाइपोटेंशन होने का भी ख़तरा ना हो। ये हमारी जो ज़्यादातर जो खाने वाली दवाइयाँ हैं वो ये वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने एंटी डायबिटिक मेडिसिन के मुतालिक बताया। ये बताएं कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर का अर्जा है साथ में, या किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसकी भी दवाइयाँ, उसकी दवाइयाँ रोक दें? वो नहीं, वो जारी रखें अपनी जो रूटीन में मील्स के साथ लेते हैं। उसमें ये होगा कोलेस्ट्रॉल वाली, क्योंकि रात को लेते हैं दवाई, तो इसलिए वो इफ्तारी के बाद जब आप कर लें, अपना खाना वगैरह खा लें, उसके बाद लें। ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो पेशेंट जो SGLT2 इनहिबिटर्स पे होते हैं, उनमें हाइपोटेंशन होने का खतरा होता है, तो ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। जो रूटीन में ले रहे हैं वो लेते रहें। ऐसी मेडिकेशन हाइपोटेंशन की भी डिपेंड करता है कंडीशन कैसी हो, जो कि पोस्टल टेंशन ना कर दें, एकदम से ड्रॉप ना कर दें। तो जो पेशेंट जिस चीज़ पे मेंटेन है तो चाहिए ये कि वो उसको जारी रखें, और ऐसी दवाइयाँ ना लिखें जिसमें पोस्टल ड्रॉप होने का ख़तरा हो। ठीक हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं। इंसुलिन की ढेर सारी इकसाम आ गई हैं। कोई जो है वो रेगुलर कहलाती है, कोई जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग कहलाती है, कोई जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, कोई लॉन्ग एक्टिंग है, कोई उससे भी ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग है। इसके मतलब हाँ, उसमें ये कि आसान तौर पे पेशेंट के समझाने के लिए, लोगों की मालूमात के लिए ये सबसे बेहतर है। अगर एक पेशेंट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ले रहा है, जिसे हम बेजल इंसुलिन कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो ग्लार्जीन है, डेटिमर है, डिग्लोडेक है, जो कि डिफरेंट नेम से लेविमर, लेंटस, टोजियो और राइजोडेक के नाम से आती है। अगर पेशेंट का बहुत अच्छा कंट्रोल्ड है तो वो इफ्तार में ले और अपनी डोज को 15 से 25% कम कर दे, या 30%। यानी कि अगर वो 16 यूनिट ले रहा है तो उसको 10 या 12 यूनिट्स पे लेके आए, और अगर वो वेल कंट्रोल्ड है, अदरवाइज़ वो अपने क्लिनिशियन से जो है वो रब्ता करे और वो उसको डोज एडजस्टमेंट बता सकता है। उसमें जो टारगेट हो वही कि अगर रफली, जैसे मैं अपने पेशेंट को समझाता हूँ कि अगर आपकी 90 से 160 170 रह रही हो तो आप वही डोज जारी रखें। अगर आपकी 90 से कम हो रही है, आप 2 से 4 यूनिट्स लेस कर सकते हैं। अगर आपकी 200 प्लस हो रही है तो आप 4 यूनिट्स बढ़ाते जाएँ, 2 से 4 यूनिट्स बढ़ा दें फॉर रफ एस्टिमेशन। अदरवाइज़ पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो 90 से इतना रखे, वो अब वो अगर आप 160 समझाते हैं तो 170 आ जाती है, तो वह कैसे करें। तो आइडली तौर पे उसे चाहिए कि वो जितने यूनिट्स ले रहा है उसमें से 4 से 6 यूनिट कम कर दें। अगर उसकी डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल है, HbA1c कंट्रोल्ड है, और वो अपनी एक खुशगवार ज़िंदगी डायबिटीज़ के साथ गुजार रहा है। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा बढ़ती है तो आप मैं अपने पेशेंट को गाइड करता हूँ कि वो 4 यूनिट बढ़ा दें, 2 से 4 और 2 से 4 कम कर लें अगर उनका फास्टिंग में कम रह रही है 90 से कम, क्योंकि हमारा गोल है कि 100 से कम ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी होगी, पेशेंट को हाइपो भी होने का रिस्क होगा और पेशेंट के लिए पेचीदगी होने का खतरा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन होती है तो खुदा न खास्ता थ्रोम्बोसिस, खून का लोथड़ा जमने का ख़तरा होता है। तो ये भी एक पेचीदगी में से है कि जो रोज़ा रखने वाले मरीज़, हाइपो और हाइपर पे तो हम बात कर रहे हैं, और डिहाइड्रेशन पे भी, तो ये भी एक ख़तरा रहता है। तो हमने उसको भी प्रिवेंट करना है कि मरीज़ की जान हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कि उसकी जान बचे, यानी कि इनफ वाटर हो शरियानों और वरीदों के अंदर, ताकि फ्लो की तरोताज़गी को फ्लो चलता रहे, फ्लो भी चलता रहे, तरोताज़गी को जिसे हम आम ज़बान में कह सकते हैं, उसको मेनटेन रखे। फिर ये हो सकता है। फिर वो पेशेंट जो कि दूसरी तरह की जो हमारी लॉन्ग एक्टिंग जैसे NPH पे है, N पे हमारे पास जो आते हैं पेशेंट, उनमें ये है कि जो अपनी इफ्तार वाली डोज़ है उसको वो सेम रख सकता है, जो सहरी वाली डोज़ है उसको 50% कम कर दे, क्योंकि 18 घंटे का टाइम पीरियड होगा और उसने खाना कुछ नहीं है, तो बेहतर ये है कि वो हाइपो में ना चला जाए। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है कि अगर 100 से मतलब कम रह रही है तो आपने 4 यूनिट्स कम कर दें, 2 से 4 यूनिट्स, और इसी तरह जो है 2 से 4 यूनिट बढ़ा सकता है अगर 200 से ऊपर हो। ये जो हम बता रहे हैं हाफ डोज कर ले, ये उन पेशेंट्स के लिए जिनकी वेल कंट्रोल डायबिटीज़ है। ठीक है, फिर जो हमारे पास जो दूसरी इंसुलिन आ जाती है, रेगुलर है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, अगर वो BD में ले रहा है, 2 टाइम सुबह शाम ले रहा है, तो फिर ये चाहिए इफ्तार वाली वही डोज़, और जो अपनी सहरी वाली उसको 50% कट कर दे। अगर 3 टाइम ले रहा है तो दोपहर वाली ओमिट हो जाएगी, ठीक है, और रात वाली उसी तरह रहेगी, इफ्तार वाली जो डोज़ है वो उसी तरह ले, और जो सहरी वाली उसको 50% कर दे। इसमें भी कंट्रोल उसी तरह है कि पेशेंट खुद अपनी शुगर्स को ऊपर नीचे, आपने उसको गाइड करना, रफ आइडिया दे दें कि 90 से 150 टारगेट दे दें, 160 दे दें। अगर इससे कम होगी तो आपने 2 से 4 यूनिट अपनी मील के हिसाब से कम कर लेने। अगर 200 से ऊपर जा रही है तो आपने उसको 4 यूनिट्स बढ़ाते जाना है।
तो इसलिए प्री मिक्स में भी बिल्कुल पेशेंट्स को इसी तरह ही है। आप 70, उसके 30 यानी कि आम तौर पे समझाने के लिए, मरीज़ों के लिए, क्योंकि हमारा मकसद पेशेंट को एजुकेट करना है रादर दैन कि उसको हम कॉम्प्लेक्स कर दें, क्योंकि गाइडलाइंस में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो उन्होंने 90 से 130 रखा हुआ है। तो हम ज़रा पेशेंट को रफ़ कंट्रोल दें कि ताकि उसको हाइपो भी ना हो, हाइपर की अलामात भी ना आए और वो कंट्रोल भी रहे। तो ये इंसुलिन के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो है वो क्या कहते हैं, जो सबसे अहम जो नुक्ता इसमें ये होता है कि मरीज़ पहले कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, वो प्रीवियस रमज़ान्स में कैसे गुजारता रहा है। अब ये नहीं कि वो 3 दिन पहले आया है और वो 70 यूनिट ले रहा है इंसुलिन के और अगले दिन वो रोज़ा रखता है, एंड्स अप उसमें हैविंग हाइपो और हाइपर। तो आपने ये इंपॉर्टेंट है, और पेशेंट को चाहिए कि अगर वो शुगर 300 रह रही है और उसको अलामात आ रही हैं तो ही शुड बी रश टुवर्ड्स द हॉस्पिटल एज़ वेल। क्योंकि अगर उसको क्योंकि पहले प्यास लगती है, फिर गनुदगी होने का ख़तरा होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत हुई होती है। 12 से तकरीबन 18 घंटे का जो रोज़ा है वो आम आदमी के लिए भी, जो सेहतमंद आदमी होता है, उसको भी थोड़ी बहुत हल्की बहुत नुकाहत देता है। उसमें अगरचे मेडिकल रीजंस भी हैं, डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में आती हैं। जो डायबिटीज़ में टेक होम मैसेज होता है वो ये कि इस जो रमज़ान के अंदर होता है वो 2 चीज़ें हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि मील की टाइमिंग चेंज होती है, दवाई की टाइमिंग भी चेंज होती है, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो भी चेंज है, आपका जो क्या कहते हैं डिनर टाइम है वो भी चेंज है। तो आपने सुबह वाली दवाइयों को शाम में ले जाना है, जो शाम वाली दवाइयाँ उसको मॉर्निंग में ले जाना है। और कोशिश करें 6 से 8 हफ्ते पहले अपने जो डायबिटोलॉजिस्ट है, अपना एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, ये क्लिनिशियन है जिससे आप इलाज करा रहे हैं, उसको ज़रूर कंसल्ट करें और अच्छी क्या कहते हैं वो तरीके से अपने रमज़ान को गुजारें। और रमज़ान के दौरान जो है वो बद परहेज़ी से परहेज़ करें। अगर ये बड़ा मुश्किल होता है, कहना आसान होता है, क्योंकि जब घर के अगर 6-7 अफराद हैं तो एक को डायबिटीज़ है और 6-7 को नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इट शुड बी कंट्रोल्ड, और इस्लाम के जो बेसिक टर्म है दैट इज़ म्याना रवि, कि आपने मॉडरेट रहना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर नवीद शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सैर हासिल मुफस्सिल ओवर व्यू दिया रमज़ान का, किस तरह से रोज़े रखे जाएं, और आपने हिम्मत अफजाई की उन लोगों की जो रोज़ा रखना चाहते हैं, और आपने उनको भी एक दफ़ा याद दहानी कराई कि जिन्होंने अभी तक अपने क्लिनिशियन से, डायबिटोलॉजिस्ट से रब्ता नहीं किया, तो अभी भी वक्त है, कर लें। तो बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख़वातीन व हज़रात, ये यूँ समझ लीजिए कि प्रीएम्बल था, एक स्टार्टिंग प्रोग्राम था अबाउट डायबिटीज़ फ्रॉम डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, जहाँ पे हमारे कंसल्टेंट्स आपकी खिदमत के लिए हाज़िर होते हैं, जहाँ पे आप आउटडोर बुनियादों पे आके देखते हैं। हमारे पेशेंट्स जो हैं वो आते हैं और उनको अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं। डॉक्टर नवीद शहजाद, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, 71 जेल रोड लाहौर, आपसे गुफ्तगू कर रहे थे कि रमज़ान में आप रोज़े कैसे रखें। मज़ीद सवालात के लिए या अपॉइंटमेंट लेने के लिए या ख़ुद मुलाकात करने के लिए आप तशरीफ़ ला सकते हैं। आपका प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया, और हम इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि आप कोई भी अगर सवाल होगा तो हमसे ज़रूर करेंगे। मे यू हैव अ ब्लेस्ड रमज़ान। अंटिल नेक्स्ट टाइम, डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।